ये है जॉगर फिश प्लेट और एक है कॉम्बिनेशन फिश प्लेट जिसमें लोगों ने कंफ्यूज किया। तो बाद में उनका कॉम्बिनेशन फिश प्लेट उसको जॉगर फिश प्लेट बना दिया। ये दो डिफरेंट एरों को मिलाती है। जॉगर फिश प्लेट क्या है? जहाँ पे आपका बेड होता है जॉइंट, वहाँ पे आमतौर पे ये जॉइंट वेल्डेड है, तो यहाँ पे एक्स्ट्रा मटेरियल होता है वेब के साथ जो उतारते नहीं है ताकि वो जॉइंट स्ट्रॉन्ग रहे। वेब भारी होती है तो उसको उतारते नहीं। अगर वो जॉइंट टूट जाए तो वेल्ड उसके ऊपर सिंपल फिश प्लेट नहीं लग सकती उस मटेरियल की वजह से। तो यहाँ पे वेल्डिंग का होता है। तो ये प्लेट उसके लिए डिज़ाइन की गई है कि ये थोड़ा सा यहाँ पे कर्व दे दिया गया, वो मटेरियल इसके अंदर आ जाती है और फिश प्लेट लग जाती है। और ये किसी टेम्प्रेरी मैयर आर्जी तौर पे लगाते हैं कि इसको लगा दें फौरन, पेन वर्किंग स्टार्ट हो जाए, फिर जैसे ही मौका मिले उस मटेरियलों को बदल के उसको मरम्मत जब ये टूट जाएगा तभी लगाएंगे, पहले नहीं लगा। पहले धूप में सर ये होल की प्रोविजन कैसे होते हैं? होल्स की प्रोविजन कैसे? होल तो पहले होते हैं ना। आमतौर पर पहले हमारा सिस्टम चला है ना, अभी तक भी काफ़ी तो वही कर रहा है कि पहले जो रेलें इंपोर्ट करते हैं वो होल के साथ करते हैं, होल कर लेते हैं, उन्हीं को वेल्ड कर देते हैं। अब हमने प्रैक्टिस ये शुरू की थी कि हम अब सर्टन नंबर ऑफ रेल्स विदाउट होल्स भी इंपोर्ट करते हैं, जिनको हमें डेफिनेट होता है कि हमने उनको वेल्ड करना है वेल्डिंग प्लांट में जाकर। और एंड के बाद जो रेलें हैं उनमें होल्स छोड़ देते हैं। जो 8 रेल के बाद तो जॉइंट आना है, दफा टेम्परेरी आना है, वहाँ पे होल छोड़ देते हैं। तो वहाँ पे थर्मल वेल्डिंग होती है। तो जहाँ पे थर्मल वेल्डिंग होती है या इवन फ्लैश बट में भी ये वेब को स्मूथ नहीं करती, सिर्फ इसको स्मूथ करते हैं, जो गेज प्लेट साइड है फेस उसको स्मूथ करते हैं, बाकी हम छोड़ देते हैं। वो अगर टूट जाए तो वहाँ पे ये जॉगर फिश प्लेट लगती है। और ये भी ध्यान रखें कि आर्जी तौर पर लगती है, इसको जितनी जल्दी रिप्लेस उतना कर देना चाहिए। ये बहुत स्ट्रॉन्ग नहीं होती, ये टूट भी जल्दी जाती है। क्या करते हैं, रेली निकाल लेते हैं? नहीं, वो फिर उसका तरीका है ना, अगर वेल्डेड है ना फिर आप एडवांस टेक्नोलॉजी में जाते जा रहे हैं माशाल्लाह। ऐसा ये वो चीज़ें जो हमने 10-15 साल के बाद सीखी थी जाके, जो आप आज जी तो अच्छी बात है ना। मतलब जब आप जाएंगे फील्ड में तो यू विल बी एटलीस्ट 10 इज हेड ऑफ व्हाट द जो फील्ड वाइज आपको पढ़ाते हैं दिखाते हैं समझाते हैं। ये रेल है ना, अगर ये जॉइंट है वेल्डेड, ये टूट गया तो करते ये हैं कि रेल को यहाँ से काटते हैं, हाफ रेल इधर से हाफ रेल इधर से, हाफ होती है ये कम से कम सर्टन लेंथ फिक्स्ड है। इसको काट के इसको निकाल लेते हैं और एक नई रेल इस लेंथ की ला के डाल के यहाँ से फिर वेल्ड दोबारा वेल्ड कर देते हैं। ये जो ये ना जो वेल्डेड पोर्शन होता है ना, उसकी जो केमिस्ट्री कह रहे हैं या उसकी जो स्ट्रक्चर होता है ना इनसाइड का, वो चेंज हुआ हीट की वजह से, वो नॉर्मल रेल का नहीं होता। वो फ्रैक्चर होने के बाद फिर जब उसको काटते हैं ना तो वो इतनी क्लाइंट काटते हैं ताकि वो जो उसका इम्पैक्ट है, मुझे एग्जैक्टली लेंथ याद नहीं है कि वो हाफ रेल है, वो पता लग जाएगा। इतना काटते हैं ताकि वो सेफ पोर्शन में रहे। और फिर दूसरा है कि जो रेलों के छोटे छोटे पीस होना भी अच्छा मेंटेनेंस है। ये बात है ना कि ये फर्स्ट टूट गया, आपने 2 फुट का टुकड़ा, 2 फुट का निकाला, 4 फुट का टुकड़ा डाल दिया, इधर बड़े बड़े टुकड़े दरमियान में 4 फुट का टुकड़ा, ये ठीक नहीं। रेल का साइज प्रॉपर मुनासिब होना, जॉइंट इंक्रीज हो जाएगा, जॉइंट इंक्रीज उसी को रीवेल्ड इतना स्ट्रॉन्ग नहीं होता। नहीं, वो रीवेल्ड वहाँ पे नहीं हो सकता, उसकी शेप जी शेप होगा, फ्रैक्चर होता है ना जी शेप, वो रीवेल्ड
और उसमें एक और भी वजह होती है कि जो टूटता है ना बेल्ट ये जॉइंट उसकी एनालिसिस करते हैं, उसको लेबोरेटरी भेजते हैं, वो फीस निकाल के चलो क्या पानी वाला तो बनना नहीं लेकिन अच्छा ये तो थी जॉगर फिश प्लेट, इसकी क्लियर होगी बात अभी के? अब इसको डिफरेंशिएट करते हैं। नेक्स्ट पेपर में दोबारा ये है कंप्यूटर फिश प्लेट, ताकि मैं साथ दे दें आपको अंदाजा हो जाए कि फर्क है क्या। ये बन गया। कंप्यूटर फिश प्लेट का पर्पस है कि दो डिफरेंट साइज की रेणु को आपस में जोड़, डिफरेंट वेट या डिफरेंट क्रॉस सेक्शन। अब यहाँ पे उसके अगर आप देखें ना, जब जोड़ते हैं उसको ये रफली बता रहा हूँ आपको, एक हैवी रेल है, ये एक छोटी रेल है। इनमें जो दो चीजें मैच करनी होती हैं जब उनको जोड़ते हैं, एक तो टॉप सरफेस सेम लेवल पे आनी चाहिए और गेज सरफेस गेज साइड स्ट्रेट होनी चाहिए। उसके बाद बाकी जो पोर्शन होता है उसको मैच नहीं हम कर सकते, उसके लिए फिर हम कंप्यूटर फिश प्लेट बनाते हैं कि ये हैवी रेल है, ये लाइटर रेल है, ये आउटर रेल है, ये इनर रेल है, ये सरफेस ये स्पेस बिल्कुल सीधा कॉमन है, उधर फर्क पड़ गया, उधर डिफरेंस है। तो जो फिश प्लेट बाहर की तरफ लगेगी वो डिफरेंट डिजाइन की बनेगी। हर कॉम्बिनेशन ऑफ रेल के लिए डिफरेंट कॉम्बिनेशन फिश प्लेट होती है, मतलब 100 आर को 90 आर मिलाना है, फिश प्लेट का डिजाइन डिफरेंट। UIC 54 को 100 आर से मिलाना है, फिश प्लेट का डिजाइन डिफरेंट हो। तो उसके लिए ऑलरेडी डिजाइन है, वो फिर बना देते हैं, वो अवेलेबल आमतौर पर होने चाहिए। जहाँ पे कोई ऐसा होता है, होती हैं ये इंस्टांसेस होते हैं कि कंपटीशन आपको बना, इसको दरमियान में से थोड़ा सा थिक करते हैं, क्योंकि यहाँ पे इम्पैक्ट ट्रेन का ज़्यादा आता है। जो डिफरेंट रेल हो रही है तो जॉइंट उतना परफेक्ट नहीं होता, इम्पैक्ट ज़्यादा होता है, तो इसको दरमियान से स्ट्रॉन्ग भी ज़्यादा आउटर रेल इनर रेल। ये ऐसे होता है कि फॉर एग्जाम्पल आपका ट्रैक है 90 आर का डला हुआ, अब उसको रिन्यू करते हैं तो 100 आ गई। अब सारा ट्रैक तो एक दिन में नहीं बदला जाएगा, तो जितना आपने एक दिन में काम किया उसको जहाँ पे आप जोड़ छोड़ेंगे वहाँ पे कंप्लीट ये भी वही बात है, परमानेंट अरेंजमेंट नहीं है आप लॉन्ग टर्म को। इसके क्रॉस सेक्शन को भी एक्सेल नोटिफाई करता है कि हमने मतलब कौन सी नहीं, इसके क्रॉस सेक्शन को आपकी रेलों का क्रॉस सेक्शन डिफाइन करता है, उनके साथ मैच करना होता है। 100 आर का क्रॉस सेक्शन है, एक तरफ उसको मैच करेगा, जैसे 90 आर है तो उसको मैच करेगा। फोल्डिंग से बनती है आमतौर पर, फोल्ड करते हैं एक, मतलब अगर 100 आर और 90 आर बना रहे हैं तो 100 आर की रेट थे, उसको सेंटर में से जो एक साइड है उसको फोर्स करके 90 आर बदला होता है। अब इसके रिप्लेसमेंट भी आई है, वो है वेल्डेड
कमीशन रेट्स। वो ये करते हैं कि फैक्ट्री में वो कमीशन बनाते हैं और रेट लगाने की बजाय वो उनको वहीं पर बैठ कर उनको स्पेस के तौर पे आपको देते हैं, जो लगानी होती है। जी बिल्कुल स्पेस रखी। हमारे यहाँ इस्तेमाल भी वेल्डेड वाला नहीं कर रहे, लेकिन इतनी अमाउंट। और सिमिलरली ये जो है फ्लेक्सर वाला भी जो मैंने जॉगल फिश ब्लेड बनाया, तो वहाँ भी अब ये आ गए हैं कि वो हीरो के पीसेस वेल्ड करके उन्होंने रखे होते हैं ऑलरेडी। तो जाए फ्लेक्सर तो हमारे रेट काटते हैं और उसको लाके फिट करते हैं, दोबारा वेल्ड करने की उस पॉइंट पर जरूरत नहीं पड़ती। पुरानी फैसिलिटी तो वही थी कि वारी लेके लगा होता 2 घंटे लगातार काटता है। अब हमारे पास सबसे वो मशीनें भी हैं फील्ड में, जो 5-7 दिन भी काट। उसको वेल्ड करके रिपेयर किया जाता है जब आपको नहीं फिश ब्लेड होते हैं बहुत अगर इसमें वो और अगर वेट हो जाए तो बदल। फिश ब्लेड तो ज़्यादा महंगा आइटम है, वो रिपेयर होती है उसको पेंट। नहीं मैं तो बता रहा हूँ मेंटेनेंस का मतलब ये है कि उसके जो ईमन रोज चलता है ना, तो वो उसके जो लूज बोल्ट्स हैं, लूज नट्स हैं, उनको टाइट कर दे। अगर कोई फिश टूटी हुई है उसको बदल दे। अगर कोई नट बोल्ट टूटे हुए हैं उसको बदल दे। अगर कोई और क्रैक नजर आता है कोई चीज उसको बदल दे। और साल में कम से कम एक दफा हर फिश प्लेट खोले, खोल के उसकी सफाई करे, उस पर ऑयलिंग करे, ग्रेफाइट लगाए और उसको दोबारा कर सकते। ये मेंटेनेंस, ये पंप पड़ेगी मेंटेनेंस ऑफ क्रैक है ना। और इसका जो फिश प्लेट जो खोलते हैं इसका बड़ा एक स्पेसिफिक प्रोसीजर है का कि देर से चांस कि उसने फिश प्लेट खोली हुई है, जो खुला है इसको ट्रेन आ जाती है तो वट टू डू, ट्रेन को बुलाना है उसने, ट्रेन को क्लियर करती है। तो फिर ये होता है कि सारी फिश प्लेट को इकट्ठा खोलती है। सीक्वेंस बना हुआ है, पहले एक मिनट निकालेंगे, उसको साफ करेंगे, फिर दूसरा निकालेंगे, फिर तीसरा निकालेंगे, पहले को लगाते चले जाएंगे, फिर एक तरफ की फिश प्लेट खोलेंगे, उसको फ्राई करेंगे, उसको लगा देंगे, फिर दूसरी तरफ खोलेंगे। इस तरह से एक सीक्वेंस बना हुआ है जिसमें उसको मेंटेन करते हैं। अगर ट्रेन आ भी जाए तो आप ट्रेन बुला सकते। ये भी एक लुब्रिकेटिंग मटेरियल है, ये पाउडर फॉर्म लुब्रिकेटिंग। रस्टिंग का बताया ना आपने, रस्टिंग बताया कि रस्टिंग वजह से करते हैं, रस्ट आपको जब देखेंगे ना कभी बाल में नहीं हो रही थी, एक तरह से बाल अक्सर नहीं हो रही थी, तो आपको फिश प्लेटों में रस्ट निशान हो जाएंगे। तो प्रेफरेंस ये होती है कि जहाँ रस्ट आ गई उसको पहले कैसे हाँ नेगेटिव ये पढ़ा रहे कैंट ये अगेन इसमें भी कंफ्यूज हुए। उन्होंने तय कि जो आपकी है ना, उन्होंने सही जवाब दिया है उनको था। बस मैंने देखा, मैंने कोशिश की है, अगर थोड़ा सा भी कुछ करीब आया ना तो मैं जवाब की। हाँ थोड़ा सा करीब ऑपोजिट है, थोड़ा सा ऑपोजिट है, मतलब एक पॉजिटिव कैंड एक नेगेटिव कैंड तो ऑपोजिट तो होगा, लेकिन कहाँ पे होता है ये देखने वाली बात है ना।
ये 3 फिगर्स हैं, जो 3 टर्म्स हैं जो आपने इस्तेमाल करनी है। कैंट डेफिशिएंसी मैंने पढ़ाई थी आपको, एक्सेस कैंट एंड नेगेटिव कैंट। अब ये 3 चीजें अगर आप समझ लें, तीनों डिफरेंट है। कैंट का तो पता है कैंट क्या है, पर एलिवेशन कैंट किया ये सुपर एलिवेशन है कि जो ट्रैक को जहाँ पे कर्व आती है, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स होती है, उसको काउंटर करने के लिए आउटर रेल को उठा लेते हैं। ये फिनोमेना रेलवे में भी है, रोड पे भी आप देखेंगे कि रोड पे जाते हैं मोटर पे लेके, कर्व आएगी तो रोड थोड़ी सी टेढ़ी हो जाएगी। रेसिंग कार में रेस कार में बहुत सारी होती है। आप अपनी मोटरवे पे जाए ना, टर्मिनोलॉजी डिफरेंट चल रही है, बट इट इज बेसिकली द सुपर एलिवेशन। एक ही चीज, ठीक है ना। तो ये रोड में भी है, ये रेल में भी है। रेल में ज़्यादा प्रिसाइज होता है, रोड में उतना प्रिसाइज उस तरह से नहीं होता। अब पहली चीज़ तो कैंट क्लियर है सबको, व्हाट इज कैंट। अब दूसरा है ये पहली चीज़ है कि कैंट डेफिशिएंसी क्या है और एक्सेस कैंट क्या है। आपका ट्रैक है, हमारा रेलवे का है, इससे 2 तरह की ट्रेनें होती हैं, पैसेंजर गाड़ियाँ और माल गाड़ियाँ। पैसेंजर गाड़ी आपकी स्पीड 120 किलोमीटर पर आवर मैक्सिमम जो डिजाइन है, मालगाड़ी 80 किलोमीटर पर आवर। अब आपने उसके लिए कैंट डिजाइन करनी है और सुपर एलिवेशन निकालना। सुपर एलिवेशन डायरेक्टली डिपेंडेंट है ऑन द स्पीड ऑफ ट्रैक। अब क्वेश्चन ये आता है कि कौन सी स्पीड के लिए आप सुपर एलिवेशन निकालेंगे, 120 के लिए निकालेंगे या 80 के लिए। बात समझ नहीं कि अगर सिर्फ पैसेंजर को देखते हैं तो 120 के ऊपर सुपर एलिवेशन लेंगे, अगर मालगाड़ी को देखते हैं तो 80 के लिए लेंगे या जो भी स्पीड होगी उसकी। अब अगर 120 के लिए आप सुपर एलिवेशन डिजाइन करते हैं और सुपर एलिवेशन कैलकुलेशन में आ जाता है, ये हम आपको बाद में कराएंगे उसे एक और डिजाइन में। सुपर एलिवेशन आ जाता है, कन्वर्ट करते हैं तो 10 इंच आ जाता है। मिसाल दे रहा हूँ, सुपर एलिवेशन 120 किलोमीटर स्पीड के लिए जब हम डिजाइन करते हैं, एज्यूम कर रहा हूँ कि 10 आएगा, 10 इंच आएगा। अगर मालगाड़ी की स्पीड पर डिजाइन करते हैं तो 5 इंचेस आता है। नहीं, मैक्सिमम स्पीड के ऊपर डिजाइन करते हैं, फिगर आ रही है कि आपने 120 किलोमीटर पे जब कैलकुलेशन की सुपर एलिवेशन की तो 10 इंच आ गया। आपने मालगाड़ी के लिए 80 किलोमीटर पे आपने कैलकुलेशन की तो 5 इंच आ गया। अब आपने क्या प्रोवाइड क्या करना है, क्वेश्चन है 120 के लिए करेंगे या 80 के लिए करेंगे, तय कीजिए फिर उस पर चलना है। कॉमन सेंस क्या कहते हैं, एवरेज एक तरह की होती है, उसको कहते हैं हम इक्विलिब्रियम स्पीड। इक्विलिब्रियम स्पीड, ठीक है जी। इक्विलिब्रियम स्पीड लेके और उसका हम कैंट, उसके ऊपर कैंट निकाल देते हैं। अब वो कैंट आता है 8 इंच, राइट। अब 8 इंच कैंट आपने दे दिया, लेकिन उस स्पीड के लिए कैंट चाहिए था 10 इंच, तो कितना कम हुआ, इट इज कैंट डेफिशिएंसी। बस करेंगे मैक्सिमम स्पीड वाले से करेंगे, हाँ, जितना मैक्सिमम उस पर आना चाहिए कैंट, उससे जितना कम आपने कैंट दिया, दैट इज कैंट डेफिशिएंसी, ठीक है जी। ऑन द अदर हैंड, मालगाड़ी के लिए 5 इंच आना था, आपने 8 इंच दिया, तो कितना एक्सेस दिया, ये एक्सेस कैंट हो गया। कॉन्सेप्ट की हद तक क्लियर है, कैलकुलेशन कॉन्सेप्ट की हद तक क्लियर है कि कैंट डेफिशिएंसी क्या है और एक्सेस कैंट क्या है। डेफिशिएंसी की वजह से फिर वो उस तरह नेगोशिएट नहीं कर तो ये मात्र जब हम कैट देते हैं ना 120 की स्पीड पे,
तो ट्रेन की मूवमेंट बहुत स्मूथ हो, आपको पता नहीं लगेगा आप घर के पास का। जब सुपर एलिवेशन उससे मैच नहीं करेगा तो स्लाइटली जर्क आएगा, हल्का सा अनकंफर्टेबल फील होगा, आपको अंदर बैठ के महसूस होगा कि आप बाहर की तरफ जा रहे हैं। लेकिन कर्व्स पे तो हमारी स्पीड लिमिटेशन नहीं लगी होती है, गुड्स जा रही हो या पैसेंजर की इतनी स्पीड पे आप नहीं, वो बहुत कम कर्व होती है जिन पे किसी वजह से होती है, जहाँ किसी वजह से सुपर एलिवेशन प्रॉपर दे नहीं सकते या कोई और वजह, नॉट कॉमन। सर हमारे यहाँ पाकिस्तान में तो प्रैक्टिकली बात करें तो पैसेंजर ट्रेन की स्पीड देखी भी नहीं है, बहुत कम है। तो क्या देखी भी नहीं है, लेकिन ऑन द अदर हैंड 110 भी चलते हैं, चलते हैं हमारे हाँ 120 पे चले, 110 15 110 तो कॉमन चलते हैं, जो ड्राइवर जरा थोड़े अग्रेसिव होते हैं वो ले जाते हैं 120। लाहौर टू जो है हमारा सेक्शन 2 बना, जो हमने डबल लाइन बनाई थी डाउन है, उस पर आप ले जाए 140 पे ले जाए, 150 पे ले जाएंगे, ठीक है, कोई इशू नहीं। इसी वजह से कर्व के ऊपर वेयर ज्यादा होता है। जब सुपर एलिवेशन मैच ना कर रहा हो विद द स्पीड, अगर सुपर एलिवेशन मैच नहीं करता ना विद द स्पीड तो ये ज्यादा होता है। अगर नीचे जो प्रेशर पड़ रहा है ना, अब इसमें जो इम्पोर्टेंट से बताने वाली है कि अब ये जो आपने एक्सेस काट दिया है या कंडक्शनसी दी, कितनी दे सकते हैं, लिमिट होनी चाहिए, वो लिमिट आपके शेड्यूल ऑफ स्टैंडर्ड डायमेंशन में देगा। वो इतने इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट है जो कि शेड्यूल ऑफ स्टैंडर्ड डायमेंशन में लिखा हुआ है कि आप कितनी मैक्सिमम कंडक्शनसी दे सकते हैं, ये भी लिखा हुआ है कि कितना मैक्सिमम कैंट दे सकते हैं, कितना मैक्सिमम स्पेसिफिकेशन दे सकते हैं। मुझे जहाँ तक याद पड़ता है, तो बूढ़े हो गए भूल जाते हैं, मेरे ख्याल 6 इंच की फिगर है कि आप 6 इंच से ज़्यादा सुपर एलिवेशन नहीं दे सकते। नहीं 6 इंच सुपर एलिवेशन, क्योंकि उसकी वजह यही है ना कि अगर एलिवेशन बहुत ज़्यादा दे सुपर एलिवेशन, तो जो स्लो गाड़ी है, देखो गाड़ी हम जब कहते हैं ना 80 किलोमीटर, तो ज़रूरी नहीं कि 80 किलोमीटर में चलाए, गाड़ी को बाद तक ब्रेक लगानी पड़े, वहाँ पे स्लो स्पीड 5 किलोमीटर स्पीड भी चल सकते हैं। तो ये ना हो कि वो गाड़ी पर लगे तो उलट सुपर एलिवेशन पर हाई जाए। तो उस फैक्टर को रखते हुए कुछ फिगर्स है ना वो ऑलरेडी कैलकुलेट करके और लिमिट फिक्स कर दी है उसमें कि ये दिस इज द मैक्सिमम लिमिट ऑफ सुपर एलिवेशन। इसको आप पढ़ेंगे ना बिकॉज में शेड्यूल ऑफ स्टैंडर्ड डायमेंशन है, तो उसमें बहुत चीजें ऐसी मिलेंगी। अब तीसरी चीज क्वेश्चन आ गई, जैसे क्वेश्चन आ रहा है कि जब स्टीम से हमने इसमें डीजल इलेक्ट्रोमोटिव तो उसमें कुछ चीज का फर्क आया था, बेस एंड वर्क्स मैनुअल हमने दोबारा इसको वो किया, रिवाइज किया। बेस एंड वर्क्स मैनुअल में फर्क इतना ज्यादा नहीं है, क्योंकि उससे जो फर्क पड़ा है ना वो पड़ा है 2 चीजों का, एक तो स्पीड का या एक्सल लोड का, एक्सल लोड डीजल का ज्यादा है, स्टीम का कंपैरेटिवली कम होगा। दूसरा जो फर्क पड़ा है ना वो पड़ा है डिजाइन ऑफ ब्रिज में, खासतौर के इम्पैक्ट फैक्टर एक आता है, अपने अगर सिविल इंजीनियरिंग वाले उन्होंने पढ़ा होगा, जो ब्रिज डिजाइन करते हैं तो उसे इम्पैक्ट फैक्टर लेते हैं, एक तो वजन है ना उसका, इंजन का कहना है या जो भी इसमें है, एक जब वो चलती है वाइब्रेशंस होती हैं या अनइवन होता है तो उसका इम्पैक्ट आता है, वो इम्पैक्ट की जो अमाउंट है वो एज्यूम्ड है या तजुर्बे से मुख्तलिफ रखती है। मैक्सिमम इम्पैक्ट जो होता है वो डबल होता है कि अगर आप एक चीज़ पर 10 पाउंड है तो उसके पर जो इम्पैक्ट मैक्सिमम आएगा वो 10 पाउंड का और आएगा, 20 पाउंड होगा, और दरमियान के 15 आ जाएगा, 14 आ जाएगा, ये ले डाउन है ब्रिज वगैरह में। तो जो स्टीम इंजन था उसका इम्पैक्ट फैक्टर हाई है, डीजल का इम्पैक्ट फैक्टर कम है। हमारे बाद सेक्टर पर जब डीजलाइजेशन की, मुझे खासतौर याद है सीबी हरनाई, वो सेक्शन जब उसकी डीजलाइजेशन नहीं हो, ब्रांच लाइन थी, बहुत मीटिंग नहीं थी, स्टीम चलता था वहाँ पे, तो हमारे एक इंजीनियर होते थे, इंजीनियर राशुद्दीन, हमारे जन्म में जब रहे एबल इंजीनियर, तो उन्होंने वो कहे तो उस पर ये इशू खड़ा हो गया था कि ये तो
स्पीड का डीजल का ये बर्दाश्त करेगा कि नहीं। सारे एनालिसिस किए गए, इम्पैक्ट निकाला गया तो पता लगा इम्पैक्ट डीजल का स्पीड इतना कम होता है, उसको भी इतना लोड आएगा तो बर्दाश्त कर सकते हैं, फिर उसकी डीजलाइजेशन कर देंगे। तीसरी चीज बताने से वक्त से ब्रेक से पहले वो है कंडक्टेंस। कंडक्टेंस नेगेटिव का ये कर्व है मेन लाइन की, इसमें से एक कांटा निकल रहा है ब्रांच लाइन। ये थोड़ा सा क्लियर कर रही है, थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है। ये मेन लाइन की आउटर रेल है, ये मेन लाइन की इनर रेल है। सुपर एलिवेशन कौन सी रेल पे होगा? आउटर पे होगा, ठीक है। अब यहाँ पे सुपर एलिवेशन इसका मिसाल के तौर पे है 4 इंच। अब ये ट्रेन जो इधर से आ रही है, जब इधर चली जाएगी तो स्मूथली चली जाएगी, लेकिन अगर इधर जाना है तो इधर आउटर रेल कौन सी है? ये वाली है, ठीक है। सुपर एलिवेशन किस पे देना है? इसको देना है, आउटर रेल को। लेकिन आउटर रेल जब यहाँ पे आती है, इससे मिलती है, तो ये सुपर एलिवेशन तो अगर एक ही स्लीपर लगा हुआ है तो फिर तो इनर पे ज्यादा होगी। इनर पे ज्यादा होगी, एग्जैक्टली इनर पे ज्यादा होगी। जो इनर का और आउटर का जो फर्क आता है ना इसका सुपर एलिवेशन का, वो नेगेटिव कैंट है। कि जितना आपने ब्रांच लाइन की रेल को सुपर एलिवेशन देना था और उसके बदले में मेन लाइन का सुपर एलिवेशन पे आ गया बाई फोर्स, अच्छा जी, शुक्र है। ये अगेन पे देखने नेगेटिव कैंट पे अगर कंफ्यूजन है तो वो ये रिपीट कर दीजिए। रिपीट कर दो। मतलब वो तो क्लियर है ना कि डिकेंट एफिशिएंसी क्या है और एक्सेस कैंट क्या है, ठीक है ना। नेगेटिव क्यों? हाँ, एक्सेस कैंट एफिशिएंसी एक्सेसिबल, जहाँ पे कैंट जितना होना चाहिए वहाँ पे इतना हम नहीं देते ड्यू टू द रीजन दैट इज एफिशिएंसी। ये कंपल्शन है, कंपल्शन इस सेंस में कि ये एक ट्रैक जा रहा है जो मेन लाइन का ट्रैक हम कहते हैं उसको, और उसमें से करपे से फिर एक और कांटा निकलता है। अब इसकी आउटर रेल जो है इसका सुपर एलिवेशन होना है कुछ भी 4 इंच होना है या जो भी होना है, फॉर एग्जाम्पल 4 इंच अगर है। अब इसकी ये इनर रेल है, लेकिन इसका लेवल क्या होगा? आपको पर फोर्स वही रखना पड़ेगा जो उसका मेन लाइन का सुपर एलिवेशन है। जबकि इसका सुपर एलिवेशन अगर इसका लेटर से 3 इंच है तो ये 0 पे है, 0 के बजाय यहाँ पे 4 इंच आपको देना पड़ रहा है, क्योंकि स्लीपर एक ही है। उसके लिए तो ये इनर रेल ज्यादा ऊपर होगी। हाँ, दिस इज नेगेटिव कैंट एग्जैक्टली, कि उसके लिए जो इनर रेल है वो ऊपर चली गई,
इस कंप्रेशन की वजह से, एंड दैट इज अ नेगेटिव कैट। वहाँ पे कर्व में वो नहीं होती, डिरेलमेंट नहीं होगी क्योंकि स्पीड लिमिट लगा है, और फोर्स ज़्यादा आएगी, वेयर एंड टियर भी ज़्यादा होगी, लेकिन आमतौर पे इस किस्म की कर्व पे स्पीड लिमिट 15 किलोमीटर से ज़्यादा नहीं होती, ऑलमोस्ट बहुत स्लो की गाड़ी चलती है। ऐसे बहुत कम है केसेस, लेकिन होते हैं। उसको डिफाइन इस तरह करें, द रेल एंड आउटरेज ऑफ इनर रेल जो मेन लाइन का जो सुपर एलिवेशन है, जब वो ब्रांच लाइन में ट्रांसफॉर्म करते हैं उसको, और उसके जो वैल्यूज ट्रांस ब्रांच लाइन के चाहिए वो हम नहीं दे सकते ड्यू टू द कंपल्शन के, उसके स्लीपर्स एक ही हैं, तो वो जो डिफरेंस ऑफ कैंट है दैट इज नेगेटिव। किसी भी तरह अवॉइड नहीं किया जा सकता, किसी भी तरह अवॉइड किया। एक ही अवॉइड करना तरीका है कि आप इनको लोकेशन बदल दें, कि आपने यहाँ से जो निकाला है अगर पॉसिबल हो तो जहाँ सीट होता है वहाँ से निकालें, और कोशिश करते हैं अगर जगह अवेलेबल हो, लोकेशन अवेलेबल हो तो ऐसा करते हैं, पर ये अरेंजमेंट वहीं पे होती है जहाँ पे कोई और वजह समझ नहीं आती। तो बड़े स्टेशनों पे शहरों के अंदर जगह की लिमिटेशन होती है, यार्ड की कंडीशन ऐसी होती है कि वहाँ नहीं बनती, तो वहाँ पे स्पीड रिस्ट्रिक्शन लाजमी होती है, 15 किलोमीटर की होती है आमतौर पर, ज़्यादा की नहीं। वन 10 से 112 ऑफ हाँ नहीं रखा लो, मुझे बताएं कौन सी किताब में देता हूँ क्या लिखा है। अब दोबारा पढ़ लें, देखने में जब मैं समझूंगा उसमें क्या 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 चाहता है। ये इस तरह अगर सर सपोज करें 5 फीट 6 इंच का जो है ना गेज हमारा फ्लोर गेज, तो ये कोई 66 इंच होता है, तो इसका 110 से लेकर 112 दिशा जो वो सुपरविजन दे सकते हैं, यानी ये हो जाएगा चेंज 6.6 इंच से 5 पॉइंट समथिंग, ये जो है ये लिमिट होती है सुपरविजन। नेगेटिव सुपरविजन नहीं सुपरविजन नहीं सुपर एलिवेशन की ये जो है ना लिमिट, ये हर रेलवे ने अपनी गेज के हिसाब से फिक्स की है। तो हमारी जो मुझे याद है, हमारी और इंडिया की दोनों की, इंडिया में शायद कुछ बदली है, हमारी जो सुपर एलिवेशन मैक्सिमम वो 6 इंच है। कि 6 इंच से अगर आपका सुपर एलिवेशन ज़्यादा आ रहा है ना, तो आप सुपर एलिवेशन 6 इंच दें, बाकी कंडक्शन से आ रहा है। आप जो सुपरविजन अगर हमें ज़्यादा चाहिए, उसको करें जो फास्ट मूविंग ट्रेन्स होती हैं उनकी स्पीड ज़्यादा होती है, मन करा ना स्पीडें पहले स्पेसिफाई करते हैं, हम स्पीड अपनी 120 स्पेसिफाई करते हैं, फास्ट है कि अगर आप बात करते हैं 160 की चली जाती है, ठीक है ना, तो फिर आपका इक्विलिब्रियम जो स्पीड है वो चेंज हो जाएगा। इक्विलिब्रियम स्पीड चेंज होगी तो फिर आपकी जो वैल्यूज हैं वो भी चेंज होगी। ये जो है एक लिमिट तो लगता है ना सर इसमें, जैसे नैरो गेज है, नेचर गेज है, ये नेचुरली गेज से सब रिलेटेड है। सुपरएलिवेशन तो निकलते हैं गेज से, गेज का सुपरएलिवेशन का फार्मूला आप देखेंगे, उसमें जो एक फैक्टर है मेजर गेज है, कि जितना गेज बड़ा हो जाएगा सुपरएलिवेशन आपको उसके ऊपर पता चल जाएगा। ये जब कर्ज पड़ेंगे उसमें तो और मजीद क्लियर हो जाएगा, डिटेल पड़ेगा, हैं कब डिटेल डिटेल में पड़ेंगे। हमारे पास लेक्चर के बच्चे ही नहीं, कितने हैं सर हमारे क्रेडिट कार्ड एंड कॉन्टैक्ट कार्ड अच्छे खासे हो चुके हैं। अच्छा मसला अब यही है, ये जो सब्जेक्ट है ना इंफ्रास्ट्रक्चर का ट्रैक का, वो इतना बड़ा सब्जेक्ट है कि वाटम 2 साल में पढ़ा देते हैं। अब ये एक सेमेस्टर में कवर करना मुझे मुश्किल हो रही है, मैंने बड़ी इंपॉर्टेंस से छोड़े जा रहा हूँ। वही अब इसलिए मैंने छोड़ के ना वो जो शुरू किया ना, कि मंत्र से वो बेजबस मैनुअल में जो 2-4 इंपॉर्टेंट चैप्टर्स हैं ना, तो वो कराऊंगा। उसमें भी कर्व्स आती हैं, उसमें भी वेल्डेड ट्रैक आता है, उसमें कई चीज़ें उसमें डिस्कस होती हैं। सर हमने सिविल वालों को अलग से कोई नोट्स कोर्स दे दिए, आपको जो 2 किताबें दी है ना, उसके बाद आपको नोट्स की जरूरत नहीं, ठीक है ना। तो मैं अगर सेक्रेटरी से बात करूंगा कि ये हो जाता है, तो उसके बाद अगर
आप लोग महसूस करते हैं कि समथिंग नीड टू बी डिस्कस मोर, तो उनसे एक्स्ट्रा टाइम लेकिन कर सकते हैं, उनके बाद में किसी भी क्लास में कर सकते हैं। ज़्यादा अप्रोप्रिएट होगा कि आप जब छुट्टी के बाद वापस आते हैं तो कुछ फील्ड में देख के भी आते हैं, तो मे बी यू आर इन बेटर पोजिशन टू अंडरस्टैंड दैट। लेकिन ये आपकी बात ठीक है कि मैं मेरे बस में मिली, मैं इसको स्वीट करूँ। शुरू में जब खतर सब डिस्कस हुआ ना, ये बात ना कि कोर्सेज बहुत बड़े हैं, हम देखें ना एक इस सब्जेक्ट की पूरी किताब मौजूद है, पूरी किताब तो आपने नहीं पढ़ी लेकिन टॉपिक्स तो आपने पढ़ने, वो टॉपिक्स कवर नहीं किए, ह्यूज टॉपिक itself it is a complete engineering। एक सेमेस्टर में वो उसको कवर करना मुश्किल है। बेसिकली एक तरह आपके पास इतना कम से कम नो हो आ जाए कि आप जब फील्ड में जाएं तो आपको अजनबी ना लगे, चीज़ें आपको देखी समझी सुन, जब आप बात करें कम्युनिकेट करते हैं तो ये नो कि क्या बात को कर रहा है, ये बात समझ रहा है, इतना समझ को आपको आइडिया होना चाहिए। दो पार्ट है, एक टेक्नोलॉजी है, एक पाकिस्तान रेलवे है। टेक्नोलॉजी है, ये रेल क्या है, स्लीपर क्या है, और इस किस्म की चीज़ें। टेक्नोलॉजी क्या है कि पाकिस्तान PR क्या है कि पाकिस्तान रेलवे कैसे मेंटेन करती हैं, इनका मेंटेनेंस सिस्टम क्या है और क्या अरेंजमेंट्स हैं, वो टेक्नोलॉजी के हद तक हो गया, बाकी करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन था जी, ये काफी अब रिलेटेड क्योंकि इम्पोर्टेंट था ये। Yes, sir. What measures adopted for damping of shock oblique vibrations in case of concrete sleepers? अब इसका बड़ा सिंपल सा जवाब है, इलास्टिक फास्टनिंग और रबर पैड्स हमारे रबर पैड। बेसिक नंबर 1 रबर पैड, इलास्टिक फास्टनिंग। देखो इलास्टिक फास्टनिंग जो है वो या बैलेस्ट, ये तो कंक्रीट स्लीपर के अलावा भी लगती है। इलास्टिक फास्टनिंग वुडन स्लीपर पे भी लग जाते हैं, मेन रबर पैड्स। हाँ कंक्रीट से स्टील स्लीपर पे लग जाते हैं, बैलेस्ट वो जो होता है वो दोनों। बट कंक्रीट स्लीपर का मैंने पर्टिकुलर जिक्र किया, उसके खासतौर पर से लिए रबर पैड्स, इलास्टोमारिक पैड्स, ये जो है ये बेसिकली इस्तेमाल होता है। बट ये गलत नहीं है बात के, फास्टिंग भी करते हैं, बैलेंस भी करते हैं। फिर उसके बाद एक ट्रैक है ओवरऑल itself sleeper भी vibration और shock कंक्रीट ही करता है। कंक्रीट जो स्टील करती है, वुडन करती है, कंक्रीट नहीं करती, कंक्रीट क्रश रहती है उसको। फंक्शन ऑफ बैलेंस इन द ट्रैक बड़ा सिंपल था, मैं काम ये तो सबने लिखा भी और मेरे ख्याल से इसमें 3-4 पॉइंट लिखे हैं, उसको नंबर मैंने दे दिया है। वो है तो बहुत सारे, 3-4-5 लिखे हैं तो ठीक है। लिस्ट डाउन द रिक्वायरमेंट्स ऑफ RE स्लीपर, ये भी 3-4 पॉइंट लिखे हैं, मैं आगे दिखाऊंगा उसे लिस्ट डाउन कर दिया तो वो भी ठीक है। फ्लैश बट वेल्डिंग ऑफ रेल इज superior to thermal welding. Please elaborate the statement. इसमें कुछ लोगों ने ठीक लिखा, तो बेसिकली जो फ्लैश बट वेल्डिंग उसमें एक्सटर्नल मटेरियल नहीं होता, एक्सटर्नल मटेरियल नहीं होता, एक्सटर्नल उसी मटेरियल से वेल्ड होता है जो। नंबर 2, एक कंट्रोल्ड एनवायरनमेंट में वेल्ड होता है, फैक्ट्री के अंदर वेल्ड होता है। कंपेयर टू दैट थर्मल वेल्डिंग में एक्सटर्नल मटेरियल आता है और वर्कमैनशिप जो होती है ना वेल्ड करने वालों की, वो बड़ी मैटर करती है, क्योंकि जब वो थर्मल वेल्ड कर रहे होते हैं तो उसकी प्री रिक्विजिट्स हैं, उसको प्री हीट करते हैं रेल के जॉइंट को पहले क्लीन करते हैं, उसके बाद उसको उसका जो गैप है, स्पेसिफाइड गैप है वो बनाते हैं, उसको प्री हीट करते हैं, रेड हॉट तक प्री हीट करते हैं और उसके टेम्परेचर है, उसके बाद उसमें वो मोल्टन मटेरियल उसमें डालते हैं और फिर उसको रिमूव करते हैं सारा। अब इसमें गलती के चांसेस काफ़ी होते हैं, प्री हीट किया पूरा ना किया, प्री हीट किया और पूरी तरह ना किया, वेल्ड कमजोर हो जाएगा।
थर्मल बेडिंग की बात करें, ठीक है, तो थर्मल बेडिंग कंट्रोल्ड एनवायरनमेंट में नहीं होती है, फ्लैट बेडिंग कंट्रोल्ड एनवायरनमेंट होती है। अब एक और भी जो स्टेज आई है, अब मोबाइल फ्लैट बेडिंग प्लांट भी आ गए हैं हमारे पास भी, वो फील्ड में जाके भी फ्लैट बेडिंग कर लेते हैं, लेकिन उसके साथ कितना उसके साथ जनरेटिंग प्लांट और काफी कुछ होता है, तो वो काफी हैसल है उसको, बट वो स्लाइडली डेफिनेटली बेहतर है उसके थर्मल बेडिंग के, क्योंकि उस मटीरियल वो वही इस्तेमाल करता है जो लगा हुआ है, और वहाँ पे तो टोटल मशीन कंट्रोल्ड है सारा कुछ, तो उसकी क्वालिटी भी बेहतर है। मेरी इसी वजह से कि मटेरियल ऐसा रिक्वायर्ड नहीं है और क्वालिटी है, एक्सटर्नल मटीरियल रिक्वायर्ड नहीं, मटेरियल नहीं रिक्वायर्ड है, कंट्रोल्ड एनवायरनमेंट होता है, क्वालिटी बेहतर है, और ह्यूमन फैक्टर का असर कम होता है, ह्यूमन एरर का चांस उसमें तो बैठ कम होता है। एक मिसाल है कि जैसे फ्लैट वेल्डिंग प्लांट में जब देखेंगे तो रेले जो अब उनको अलाइन करते हैं ऐसे, तो वो मशीन करती है, जो मशीन साथ हैं मशीन बैठ करके परफेक्ट होता है। फील्ड में जब करते हैं थर्मल वेल्डिंग में, तो गैंग मैन है जो करने वाले हैं, तो अपने तौर पर कर रहे हैं ऐसे 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 ऐसे, तो कितना परफेक्ट वो करते हैं, उसमें लोग की बात हो, जो इतना परफेक्ट अलाइनमेंट समथिंग नहीं करते, तो ह्यूमन एरर का इसमें आंसर ज़्यादा होता है। अपना प्लेसमेंट बिल्डिंग में उसका सरफेस स्मूथ ही आता है या फिर उसको स्मूथ करना पड़ता है मशीन करती है। और इसमें किस तरह से हम करते हैं वो किसमें थर्मल बेडिंग में जो फील्ड से कर रहे होते हैं, थर्मल बेडिंग ये करते हैं कि जब बेंडिंग होकर निकलती है ना, तो जो होता है ना मटेरियल एक्स्ट्रा, वो यहाँ ऐसे होता है, जब वो मोल्टन मटेरियल अंदर चला जाता है, थोड़ा सा पूल होता है, वो उसके जो है कवरिंग उसको निकाल लेते हैं, तो रेड हॉट होता है, और ये ऊपर होता है, तो एक मशीन होती है जो उसको स्लाइड करती है, वो इस पोर्शन को इसको निकाल देती है। ये गेज फेस है, और ये जो है ना, इसको हम नहीं छेड़ते, इसको एज इट इज छोड़ देते हैं। पहला प्रोसेस ये है कि वो मशीन ऐसे स्लाइड करती है और ये एक्स्ट्रा मटेरियल उसको निकाल देती है। उसके बाद फिर ग्राइंडर मशीन आ जाती है हमारे पास। ग्राइंडर मशीन से फिर हम जो गेज फेस है और टॉप है, इसको फिर स्मूथ कर देते हैं। लेकिन सर वो वेब वाली जगह को नहीं करते? नहीं, उसको नहीं करते, तभी उसके लिए जॉल्टेड जॉगर फिक्स है। और करते इसलिए नहीं है कि ये भारत जो है तो वैसे ही कमजोर होता है, थिकनेस कम है उसकी, वेल्डेड जॉइंट है, तो जितना मटेरियल रहेगा वो स्ट्रॉन्ग रहेगा। ठीक है जी। अच्छा, उसके बाद है Hyperloop is the next generation system of maglev. Kindly pinpoint the difference between the two. इसमें सिर्फ इतना ही था कि जो मैगलेव की नेक्स्ट जनरेशन है वो हाइपरलूप है, बट इन अ ट्यूब विद जीरो और विद वैक्यूम। तो कुछ लोगों ने कहा ट्रैक पे चलती है तो ऊपर उठ जाती है, तो समझाने मुझे सिंपल सा ही जवाब उसका काफी था कि हाइपरलूप इज ट्रेन, फिर उसमें लिखा जो कि वो चलते हैं, सेल्स चलते हैं, जो हर चीज मतलब उसमें चल सकती है, जो ना साइज बड़ा छोटा कर ले उसको, सिर्फ फ्रेट के लिए एक मिसाल के फ्रेट के लिए होती है, तो फ्रेट भी जा सकती है, तो आप महंगा फ्रेट भेजा सकते हैं, भेजने तो फ्रेट कितनी होती है, सिंपल इतना लिखना था। वो is schedule of dimensions same for broad gauge track and standard gauge track?
बहुत कुछ वो एक पूरी किताब में आपको दी हुई है, इसमें मैंने तो सिर्फ स्कैन कर लिया, आपको अंदाजा हो जाएगा। मैं मिसाल देता हूँ कि ये जो है 6 इंच मैंने बताया आपको लिमिट है सुपर एलिवेशन की, दिस इज इन द शेड्यूल्ड स्टैंडर्ड डायमेंशन। ये ब्रॉड गेज के लिए 6 इंच है, मीटर गेज के लिए कम है, नैरो गेज के लिए उससे कम होगा, हर गेज के लिए डिफरेंट होगा, हर किस्म की डायमेंशन गेज के साथ बदल जाती है और फिर इसी तरह से शेड्यूल। तो शेड्यूल ऑफ स्टैंडर्ड डायमेंशन हर गेज के लिए अलाइनमेंट तो और चीज है ना, अलाइनमेंट तो स्ट्रेट लाइन है, ये कर रहा है, वो तो किसी सूरत में होगी तो चेंज नहीं होगी। लेकिन क्या चेंज होता है, लिमिटेशन ऑफ द डिग्री ऑफ कट। तो ब्रॉड गेज में आपको होता है 10 डिग्री से ज़्यादा कट नहीं जा सकता, ठीक है। मीटर गेज में अलग, नैरो गेज में 16 डिग्री तक की लगती है। ये भी अगेन इट इज अ पार्ट ऑफ ब्लू डायमेंशन। वो आपको लिमिट करते हैं किस चीज़ तक आप जा सकते हैं, कहाँ लिमिट तक आप जा सकते हैं, एंड बियॉन्ड दैट आप नहीं जा सकते। अगर आपने बियॉन्ड दैट जाना है तो देन यू हैव टू अडॉप्ट सर्टेन बाइयर अरेंजमेंट्स, डिजाइन, चेंज, परमिशंस, अप्रूवल्स, वो सारी करनी। सर जितना गेज कम होता है उतना बिजली आपका बढ़ा और उतना सुपर एलिवेशन कम होता है। सुपर एलिवेशन कम होता है। बड़ा एक्सपेंसिव हो जाएगा। डिग्री पर हमें मतलब ट्रेन के लिए मुश्किल हो जाता है ना, क्योंकि आपको उसके हिसाब से रोलिंग स्टॉक भी चेंज करना पड़ता है। रोलिंग स्टॉक देखो, रोलिंग स्टॉक में मैच करना है विद योर ट्रैक लाइन का। स्टेट में कोई मसला नहीं, रोलिंग स्टॉक का मसला एक कर्व ग्रुप होता है या पॉइंट से क्रॉस किया, ठीक है। तो सिंपल सी बात है कि ये कर्व है, अब ये व्हील चल रहे हैं इसके व्हीकल के, व्हील सीधे हैं, व्हील ऐसे ऐसे ज्यादा नहीं करते। तो अगर ये फासला हम बढ़ा देंगे तो ये व्हील जंप करके बाहर निकल जाएगा, स्पेसिफाइड है। तो जो रोलिंग स्टॉक खरीदा जाता है वो डिपेंडिंग ऑन द स्टैंडर्ड डायमेंशंस को लेके खरीदता है। शेड्यूल ऑफ स्टैंडर्ड डायमेंशन सिर्फ ट्रैक के लिए नहीं है, रोलिंग स्टॉक के लिए भी है, इलेक्ट्रिकल के लिए भी है, सिग्नलिंग के लिए भी है, तमाम पैरामीटर हर एक के लिए भी रोलिंग स्टॉक के हर चीज में, ठीक है। तो आगे बाकी जो थी वो तो कहानी थी जिसने लिख दी। तो इसमें जो दूसरी चीज मैं गया था, फिर आपको शिकायत होनी थी, इन्होंने 20 पॉइंट लिखे हैं, इसने 5 लिखे हैं, हमने बराबर कर दिया। मैं समझ में तो नहीं होती इक्वालिटी ऑफ पॉइंट, बंदे ने पॉइंट्स क्या लिखे हैं। लेकिन मैं आपको नतीजा सुनाता हूँ। एक्चुअली जब फर्स्ट एकदम छोटे क्लास में 8th क्लास में तो हमारे टीचर थे, पहले उनको हाजी साहब हम कहते थे, वो हमें पढ़ाते थे। तो भारत से टेस्ट थे और टेस्ट में वो सिर्फ ये देखते थे किसने कितना ज्यादा लिखा, वो एंट्रो के साथ इस तरह से बिलीव इट कि तकरीबन पूरा साल सिलसिला चलता रहा और जो बच्चों को पता लग गया ना कि ये पैरामीटर है वो नंबर कैसा हम कम से मुझे नहीं पता था। मैं काफा मकसद आ तो चलता रहा सिलसिला। अच्छा समडे किसी ने उनको बता दिया या क्या हुआ, उनको कुछ ख्याल आ गया कि गड़बड़ है, क्योंकि जो बच्चे जिनके नंबर बहुत आ रहे थे वो क्लास में उतने लायक भी नहीं थे, उसमें प्रॉब्लम भी नहीं। तो एक दो उन्होंने पेपर बाकी चेक कर, तो उसमें बाकायदा लोगों ने पहला फिक्रा लिखा, उसके बाद गाने लिखे, कहानी लिखी और एक फिक्र आगे में लिखा।
तो उसका भी नतीजा क्या हुआ कि वो अब ये तो एक बच्चा पकड़ा गया, उनको एक शक पड़ा सारे ये करते हैं, तो हमें सबको भी डंडे लगे, उस सबको मार भी हुई। इसलिए है कि वो भी ठीक नहीं है कि सबको एक 10 नंबर दे दें किसी को। अच्छा, ये किताब मैंने आपको दी ना, उसी में से मैंने लिया है कि फंक्शंस एंड रिक्वायरमेंट्स ऑफ स्लीपर क्या है, और आइडियल स्लीपर जो है ना उसकी रिक्वायरमेंट, अपार्ट फ्रॉम परफॉर्मिंग दिस फंक्शन द आइडियल स्लीपर शुड नॉर्मली फुलफिल द फॉलोइंग कंडीशंस। इसको मैं कैसे मैं पढ़ देता हूँ, वरना ये लेक्चर आपको मिल जाएगा और ये रिफ्रेश कर लीजिए। स्लाइड्स में है। हाँ, ये एक बार पढ़ जरूर लीजिए। अस्सलामुअलैकुम, क्या हाल चाल, इसको पढ़ जरूर लीजिएगा, पढ़ा जरूरी है, पढ़ा जरूरी है। और सिमिलरली जो नेक्स्ट है रिक्वायरमेंट ऑफ अ गुड ट्रैक, फिर मैंने दोबारा बात कर रहा हूँ आपको कि ट्रैक में और रेल और स्लीपर में फर्क समझ लें। ट्रैक क्या चीज़ है? जब हम कहते हैं ना रिक्वायरमेंट ऑफ गुड ट्रैक, तो लोगों ने लिखा रेल बड़ी मजबूत होनी चाहिए, रेल में डिफेक्शन होनी चाहिए। दिस इज नॉट ट्रैक। अलाइनमेंट ठीक होनी चाहिए, यस दैट इज ट्रैक। उसके लेवल ठीक होने चाहिए, उसका ड्रेनेज ठीक होना चाहिए, उसके एनवायरमेंट अच्छी होनी चाहिए। ट्रैक इन दोनों में फर्क आपने हमेशा करना है। मतलब कॉमन मैन कहता तो और बात है, बट आप लोग अब ये बात नहीं कर सकते। You have to be critical. चलो खड़क साहब बाई चांस आ गए, उनसे कर लेते हैं डिस्कस के इशू आया है, और आई थिंक जनरल सर है कि बेसिकली ये सिविल इंजीनियरिंग सब्जेक्ट है जो हम कर रहे हैं। इसमें जो लोग मैकेनिकल के या उनके लिए कुछ प्रॉब्लम है, कुछ चीज़ें उनको वाकई कंसीव नहीं कर सकते। जब टेस्ट लेते हैं तो दोनों के मुश्किल होता है, उनको हम एट पार कैसे करें, दैट इज वन क्वेश्चन। और दूसरा जो इशू है जो हमारे इंजीनियरिंग स्टूडेंट इंजीनियरिंग जो उठाया कि ये पूरा कोर्स कवर नहीं हो सकेगा इस सेमेस्टर, ये काफ़ी बड़ा सब्जेक्ट है। तो इसमें मैं ये बात करता हूँ कि दो तो है इंपॉर्टेंट चीज़ें तो हम कवर कर रहे हैं। बेसिकली तो इंट्रोड्यूस कराना है, बाकी जो आप किताबें आपको दे दी हैं, आपने पढ़ना है, उसमें समझना है, उसमें फील्ड में जाना है, फील्ड में देख के आना है। फील्ड से आने के बाद अगर आप समझेंगे कुछ चीज़ें ऐसी हैं जिनको हम मज़ीद डिस्कस करना चाहते हैं, तो हम 2-4 क्लासेस कर लेंगे, कोई इशू नहीं, बड़ा मसला। तो बाकी जो रिजॉल्व इनका है इंजीनियर पॉलिसी जो यूनिवर्सिटी के है उस हिसाब से में ये है कि हम कर क्या है, तो MS in railway systems engineering, how these systems are being engineered to get the railways. Railway क्या है? Trains है। तो frankly we are not producing civil engineers, we are not producing mechanical engineers, we are not producing electrical engineers। ऐसे तो electrical वाले तो अगर ये कुछ पढ़ेंगे, कुछ पढ़ेंगे। हाँ, बात यह है कि जो this is one course which sort of equates सारे डिसिप्लिन्स को एक बराबर ले आता है। एक तो ये जो कॉन्सेप्ट है ना हमारा पुराना कि जी ये कोर है, ये नॉन कोर है, और ये एसेंशियल है, और ये वो कौन सी है जो DS बनते हैं, हाँ जरूर DS बनना और लीडरशिप पोजीशन पे जाना, फॉर एग्जांपल GM बनना, ये कौन कहता है कि जी इलेक्ट्रिकल इंजीनियर नहीं बन सकता? कौन कहता है कि जी स्टोर वाला नहीं बन सकता? ये भी इंजीनियर, वो एक और चीज है। बट हियर जो MS इन रेलवे सिस्टम्स इंजीनियरिंग है, इसमें हर चीज आपने पढ़नी है, तब जाके आप रेलवे के अफसर बन सकते हैं, इसके बगैर आप नहीं बन सकते। और एक दफा जब आप लीडरशिप पोजीशन में जाएंगे, DS बनेंगे, आपको स्टोर्स का भी पता होना चाहिए, आपको इलेक्ट्रिकल भी पता होना चाहिए। इफ अगर आपको नहीं पता तो इट इज अ सैड स्टोरी। ऐसे ही है DS के तौर पे भी, जेम के तौर पे भी, एक्शन इंक्वायरीज में भी, डिस्कशन में भी, हर जगह पे जरूरत पड़ती है, आपको नॉलेज होना चाहिए। आपको ओवरऑल रेलवे की नॉलेज होना चाहिए। दिस कोर्स इज ट्राइंग टू मेक यू इनटू अ रेलवे मैन।
वो रेलवे मैन को हर चीज की समझ होनी चाहिए। फ्रैंकली अगर उसको नहीं है तो क्या करें? Then there is a problem. There's a problem. That means that right till the end you will not be able to understand what a train is. अगर मैं एक मिनट CSL का अफसर है पढ़ दो, उस बेचारे ने किसी ने लॉ की हो, किसी ने पॉलिटिकल साइंस की हो, किसी ने वो आ जाते हैं या तो ना है, वेरी फ्रेंकली ना है। जब आ गए हैं, he has to understand what the wheel is, he has to understand what a metallurgy is about the track क्या चीज है, track geometry क्या चीज है, curve क्या चीज है, chord क्या चीज है। अगर नहीं पता तो ये तो कैसे, how will he become a DS? और सबसे पहले वो कहते हैं कि जी मैंने DS बनना है। हर बंदे की ख्वाहिश तो ये होती है। ख्वाहिश सबकी है।